बिहार में तस्वीर बहुत हद तक अब साफ नजर आने लगी है। बहुत कम सीटें रह गई हैं। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और मुझे लग रहा है कि अब 9 बजे तक तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी बिहार की कि ऊंट किस करवट बैठ रहा है। लेकिन अगर टैली पर अभी हम नजर डालते हैं तो बहुत हद तक एनडीए के हक में भी ये जाता दिख रहा है जो नतीजे हैं, क्योंकि 110 सीटों पर एनडीए अभी तक जीत चुकी है और 15 सीटों पर एनडीए की बढ़त बनी हुई है। ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं। आरजेडी इत्तेहाद 93 यानी 93 सीटें जीत चुकी है और 17 सीटों पर बढ़त बनाए है। अगर ये 17 सीटें आरजेडी इत्तेहाद के हक में चली जाती हैं तो कुल मिलाकर अजीम इत्तेहाद के पास 110 सीटें हो जाएंगी। लेकिन एनडीए की अगर बात करें तो वो अब तक 110 सीटें जीत चुकी है और 15 सीटों पर अभी भी बढ़त बनाए हुए है। यानी अगर ये बढ़त की 15 सीटें एनडीए को मिल जाती हैं तो उसके पास कुल 125 सीटें हो जाएंगी और इस तरह से अजीम इत्तेहाद और एनडीए के बीच में फासला हो जाएगा 15 सीटों का। अदर्स की बात करें तो अदर्स के खाते में 8 सीटें गई हैं, जिसमें 5 एमआईएम की सीटें भी शामिल हैं। तो कुल मिलाकर अब तस्वीर बहुत हद तक साफ होने लगी है। अभी भी 32 सीटों के नतीजे आना बाकी हैं और आने वाले 1 घंटे में यह तस्वीर भी साफ हो जाएगी। आने वाले 1 घंटों में क्या कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतती है यह तस्वीर भी एक तरह से साफ हो जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो एनडीए की कारकर्दगी बहुत शानदार रही है। अब तक 110 सीटें एनडीए जीत चुकी है और खास तौर से एनडीए में अगर हम बात बीजेपी की करें तो बीजेपी की कारकर्दगी बहुत शानदार है, क्योंकि बीजेपी अभी तक बिहार में लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभर रही है। तो कुल मिलाकर जो एग्जिट पोल आए थे उनसे बिल्कुल अलग और बिल्कुल मुनफरिद एक तरह से ये नतीजे आ रहे हैं। हम आपको बताते चलें कि आरजेडी इत्तेहाद 93 सीटें जीत चुका और 17 सीटों पर अभी भी बढ़त बनाए हुआ है। आज डिबेट में हम इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन से फैक्टर हैं जो 15 साल के नीतीश कुमार के 15 साल के इख्तिदार के बाद भी नीतीश कुमार को वापस लेकर आ रहे हैं। बीजेपी एक बार फिर से बड़ी ताकत बनकर बिहार में उभर रही है। क्या बीजेपी जो कि रिलीजन बेस्ड सियासत करती है, पॉलिटिक्स करती है, क्या वो बिहार जहां पर जात पात की पॉलिटिक्स होती है, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होती है, क्या उस फैक्टर को बीजेपी यहां पर तोड़ने में कामयाब हुई है? इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही थी, लेकिन यहां पर यह फैक्टर भी काम नहीं किया और 15 साल जो नीतीश कुमार इख्तिदार में रहे हैं, लग रहा है कि अब वो फिर से इख्तिदार में आएंगे और यह बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा नीतीश कुमार के नाम और एनडीए के नाम और जेडीयू के नाम। हालांकि अगर जेडीयू की सिर्फ हम बात करते हैं तो जेडीयू की कारकर्दगी बहुत अच्छी नहीं रही है, या यूं कहा जाए कि जो उम्मीद की जा रही थी उस उम्मीद के हिसाब से जेडीयू की कारकर्दगी नहीं रही, क्योंकि जेडीयू अभी सिर्फ 35 सीटें जीत पाई है, 6 सीटों पर अभी भी बढ़त बनाए हुए है और इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो 41 सीटें जेडीयू के खाते में जाती दिख रही हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या नीतीश कुमार के कद को देखते हुए और उनके जो दावे थे डेवलपमेंट के, बेरोजगारी के, तरक्की के, क्या उन दावों को देखते हुए ये सीटें काफी हैं? और बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी के खाते में 75 सीटें जाती दिख रही हैं। अभी भी बीजेपी 68 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और माफ कीजिएगा 68 सीटें जीत चुकी है और 7 सीटों पर अभी भी बढ़त बनाए हुए है। कौन कौन ऐसे फैक्टर हैं जो बीजेपी के लिए और एनडीए के लिए बिहार में जिन्होंने काम किया, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा एमआईएम की बहुत शानदार एक तरह से शुरुआत हुई है, एंट्री हुई है बिहार की पॉलिटिक्स में। एमआईएम पर भी हम बात करेंगे, एमआईएम के लीडर भी हमारे साथ जुड़ेंगे और हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि एमआईएम का जो सबसे बड़ा इशू था वो ये था कि दलित, पसमानदा और मुसलमानों को एक तरह से तरक्की की दौड़ में शामिल करना है और मेन स्ट्रीम में लेकर आना है। खास तौर से सीमांचल की बात एमआईएम करती थी और सीमांचल के ही इलाके में एमआईएम ये सीटें जीत कर आई है। ऐसे में 5 सीटें एमआईएम जीत चुकी है, 1-8 सीटों पर अभी भी एमआईएम आगे चल रही है। क्या एमआईएम जिस मकसद के लिए उसने बिहार में कदम रखा था, बिहार के चुनाव में शामिल हुई थी, क्या एमआईएम अब उस मकसद को पूरा किस तरह से करेगी? 5 उम्मीदवार बिहार के असेंबली में एक तरह से उसके जाएंगे, लेकिन
क्या जो टारगेट उसके सामने है, जो जिस इशू को लेकर एमआईएम बिहार के चुनाव में उतरी थी, क्या वो इतना आसान एमआईएम के लिए है, असदुद्दीन अवैसी के लिए है, या फिर एमआईएम की बिहार की लीडरशिप के लिए कितना कुछ चैलेंजिंग होगा, इस पर भी हम बात करेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। और एक चीज और हम आज के इन नतीजों में समझने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस की क्या सूरत हाल है, क्योंकि 2015 की हम बात करते हैं 27 या 28 सीटें कांग्रेस के पास थी, लेकिन 2020 आते आते 19 सीटें तकरीबन, क्योंकि अभी तक 17 सीटें बीजेपी जीत चुकी है, माफ कीजिएगा कांग्रेस जीत चुकी है, 2 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है, यानी ये 2 सीटें अगर कांग्रेस के खाते में जाती हैं तो कुल 19 सीटें, और यहां से तकरीबन 9 सीटों या 8 सीटों का नुकसान होता साफ तौर पर कांग्रेस का दिख रहा है। कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी और उसमें से सिर्फ 19 सीटें एक तरह से जीतने में कामयाब दिख रही है। क्या अजीम इत्तेहाद की जो गणित थी, क्या उसमें जोड़ गांठ में कहीं पर कमी रह गई? और आरजेडी की अगर हम बात करते हैं तो आरजेडी के खाते में भी अब तक 62 सीटें आ चुकी हैं, 13 सीटों पर अभी भी आरजेडी बढ़त बनाए हुए है, यानी ये बढ़त की सीटें अगर जीत में शामिल हो जाती हैं तो 75 सीटें आरजेडी की होंगी, लेकिन 2015 के मुकाबले में यहां भी आरजेडी का नुकसान होता दिख रहा है। आखिर वो क्या, कौन से फैक्टर हैं जो अजीम इत्तेहाद के खिलाफ गए हैं, वो कौन से फैक्टर हैं जो बीजेपी और एनडीए के हक में गए हैं, इस पर भी हम डिबेट में चर्चा करेंगे। कुछ लीडर भी हमारे साथ जुड़ेंगे और हम आपको बताते चलें कि एलजेपी की बात करें तो एलजेपी 1 सीट जीतने में कामयाब हुई है। जी हां, चिराग पासवान की पार्टी की हम बात कर रहे हैं, जो अकेले दम पर बिहार के चुनाव में उतरी थी और 1 सीट जीतने में कामयाब हुई है। इसके अलावा एमआईएम की बात करें तो एमआईएम की बहुत शानदार शुरुआत बिहार के इंतखाबात में रही है। 5 सीट अब तक एमआईएम जीत चुकी है। एमआईएम बिहार के जो सदर हैं, सरपरस्त हैं अख्तरुल ईमान, वो भी अपनी सीट बचाने में कामयाब हुए और अपनी सीट जीतने में कामयाब हुए हैं। पहले 2015 के बाद जो जिमनी इंतखाबात हुए थे, बाईपोल हुए थे, उसमें एमआईएम ने खाता खोला था बिहार की पॉलिटिक्स में और 1 सीट एमआईएम जीत पाई थी, लेकिन 2020 में उसकी जो नए सिरे से शुरुआत हुई वो शुरुआत बहुत शानदार रही है। हम इस इशू पर भी बात करेंगे कि कितने मुस्लिम उम्मीदवार बिहार के इन इंतखाबात में चुनकर आए हैं, किस किस पार्टी से कितने मुस्लिम उम्मीदवार जीतने में कामयाब हुए हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन क्या इश्यूज रहे हैं बिहार के इस चुनाव में जिन्हें अवाम ने दरकिनार किया, और क्या कुछ ऐसे फैक्टर या इश्यूज रहे जिस पर अवाम ने वोट किया है? क्योंकि इंतखाबी रैलियों में हमने देखा बड़े बड़े वादे किए जा रहे थे और इसके अलावा जो अपोजिशन था वो नीतीश कुमार के कामकाज पर सवाल उठा रहा था। तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी को बहुत बड़ा इशू बनाया था। लेकिन अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए लालू प्रसाद यादव के इक्तिदार पर ही ज्यादातर बात कर रहा था, जंगल राज पर बात कर रहा था। क्या वाकई में जो नैरेटिव सेट किया था एनडीए ने अजीम इत्तेहाद के खिलाफ, आरजेडी के खिलाफ, लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के खिलाफ, क्या वो नैरेटिव एक तरह से काम कर गया? इस पर भी हम बात करेंगे और इसे भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तस्वीर अब बहुत हद तक साफ हो रही है। सिर्फ 31 सीटों के नतीजे और आना बाकी रह गए हैं। एनडीए 111 सीटें जीत चुकी है, 14 सीटों पर अभी भी बढ़त बनाए हुए है। इसके अलावा आरजेडी इत्तेहाद की बात करें तो 93 सीटें आरजेडी इत्तेहाद जीत चुका और 18 सीटों पर बढ़त बनाए हुए। इस वक्त हमारे साथ बहुत अहम मेहमान एडवोकेट आदिल हसन आजाद साहब एमआईएम के लीडर हैं, इस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदिल हसन आजाद साहब, न्यूज़ 18 उर्दू में एक बार फिर आपका बहुत इस्तकबाल है। आदिल हसन आजाद साहब, सबसे पहले तो शुरुआत यहीं से करेंगे कि एमआईएम की 2020 के इंतखाबात में बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, 5 सीटें अभी तक एमआईएम जीत चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़ियादत, अकबर साहब की क़ियादत, सीमांचल की आवाम की जीत है, अख्तरुल ईमान साहब की मेहनत और पूरे टीम की मेहनत, जो पंचायत वार्ड लेवल तक लगातार 5 साल से जो जद्दोजहद कर रहे थे, आज उसी की जीत है। ये सच्चाई की जीत है और नीयत की जीत है, क्योंकि हम लोग जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब
सीमांचल के लिए आवाज उठा रहे थे, सीमांचल के लिए फिक्रमंद थे, उसी के आवाम ने भरोसा दिलाया और उसी भरोसा की आज अल्हम्दुलिल्लाह जीत। बिल्कुल। अब सवाल ये उठता है आदिल हसन आजाद साहब की, अभी जो सूरत हाल है, जो तस्वीर अब सियासत की बन रही है, जिस तरह के नताए जा रहे हैं, इसे देखकर क्या कुछ आप कहेंगे? क्योंकि अभी भी 124 पर तकरीबन एनडीए आ रही है, जितनी सीटों पर बढ़त बना है और जितनी सीटें एनडीए जीत चुका है, कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो उसके हिसाब से 124 सीटें एनडीए के खाते में जाती दिख रही हैं। और इसके अलावा आरजेडी इत्तेहाद की बात करें तो कुल मिलाकर 111 सीटें जो बढ़त बनाए हुए और जो सीटें जीत चुकी है, कुल मिलाकर 111 सीटें आरजेडी इत्तेहाद की आ रही। तो इस नतीजे पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ आपको लग रहा है कि बिहार की सियासत का रुख अब क्या कुछ होने वाला है? देखिए, ये तो अभी तक पोल नहीं आया। इलेक्शन कमीशन ने को जबकि कर देना चाहिए था। इतनी मशीनरी आपके पास है, इतना सिस्टम आपके पास है, रात के 8:10 हो रहे हैं और अभी तक मामला हल नहीं हुआ। ये थोड़ा अफसोसनाक है, क्योंकि पब्लिक में आजकल इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम मशीन की बात है, अब बैलेट पेपर की तो बात है नहीं। और 8 बज रहे हैं, सुबह से लोग 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुई है, 12 घंटे हो गए जी। तो ये अफसोस की बात है। लेकिन चलिए, इलेक्शन कमीशन का फैसला सराखों पर, उन्होंने वो करवा रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द से जल्द फैसला ले ले, ताकि आवाम में जो बेचैनी है, जो नहीं, ठीक है। देखिए, मेरा सवाल ये कि जो जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का जो काम है वो तो करेगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं, एनडीए के हक में नतीजे जाते दिख रहे हैं। अभी तक अगर बात करें तो एनडीए अलायंस सबसे बड़ा अलायंस बिहार की सियासत में उभर कर आ रहा है। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? और अगर यहां से नतीजों को देखा जाए तो सरकार भी एनडीए की बनती दिख रही है। देखिए, 39 सीट लोकसभा में आया था एनडीए को, यानी 39 सीट आया था जी। और 39 सीट के हिसाब से 222 सीट पर ये विधानसभा में जीते थे, यानी 2019 का लोकसभा का आप जो डाटा मिलाइएगा, ये कहां एनडीए की जीत है? किस जीत की बात कर रहे हैं? दोनों 243 सीट पे अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी भी रिजल्ट नहीं आया। ये लगता नहीं कि एनडीए की जीत है। और नीतीश जी ने तो पहले ही एक हार मान लिया था और उन्होंने कह दिया था कि ये मेरा आखिरी इलेक्शन है। जितना इमोशनल कार्ड था, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी, पूरी ताकत, पूरा मशीनरी, पूरा जितना सिस्टम भारत सरकार को लगाना था उन्होंने लगा दिया। उसके बाद भी खोदा पहाड़ निकली चुईया, इतनी कम सीट, 150 का वादा करते थे कि क्या हुआ? तो डबल इंजन की सरकार बिहार में, जो बिहार की जनता ने तो इनडायरेक्टली नकार दिया है। नहीं, लेकिन आदिल हसन जी, अगर जितनी 13 सीटों पर अभी भी बढ़त बनाए हुआ है एनडीए की अगर बात करूं, और 111 सीटें एनडीए जीत चुका है, यानी यहां से अगर मिलाकर बात करें, ये 13 सीटें जिस पर बढ़त बनाए हुआ, अगर ये 13 सीटें एनडीए जीत लेता है तो 124 सीटें हो जाती है एनडीए के पास। यानी जादुई जो फिगर है, मैजिक जो फिगर है, वो तो हासिल कर लेता है। सरकार बनाने में उसे कोई मुश्किल नहीं होगी। बात सही है, लेकिन वो बात सही है, लेकिन 200 सीट का दावा करते थे, 150 सीट का दावा करते थे। एक एक दिन में 15-15, 20-20 हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, पूरा केंद्र मंत्री लगे हुए हैं, इनके 300 सांसद लगे हुए हैं, इनके 75 राज्यसभा सांसद लगे हुए, 10-10 चीफ मिनिस्टर लगे हुए हैं। तब ये नतीजा आया तो क्या आया? आप ही बतलाइए। ईडी भी लगा हुआ है, सीबीआई भी लगा हुआ है, सब कुछ तो लगा के सबने आदिल हसन आजाद साहब, मेहनत तो सबने अपनी अपनी जगह की है। ऐसा नहीं कि असदुद्दीन अवैसी साहब बिहार के चुनाव में नहीं गए, आदिल हसन आजाद साहब ने मेहनत नहीं की, अख्तरुल ईमान साहब ने मेहनत नहीं की, तेजस्वी यादव ने मेहनत नहीं की। मेहनत तो जिससे जो हो सकता था उसने मेहनत की। जाहिर सी बात है, जब आपको चुनाव जीतना है, आप मैदान में उतरे हैं, आपके मद्दे मुकाबिल कोई है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेरे साथ इस वक्त एक और बहुत खास मेहमान मोहम्मद काशिफ यूनुस साहब, कन्वीनर है बिहार मुस्लिम महापंचायत के, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। काशिफ यूनुस साहब, दिन में कई बार हमारे साथ आप जुड़े हैं। अब जहां पर नतीजे हैं, जो टैली रिजल्ट की है, उसे अब कहां पर आप देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि बिहार की सियासत क्या कुछ करवट लेने वाली है? नहीं, देखिए, करवट लेने में असल में मेजर प्रॉब्लम ये हुआ है कि जो नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर था, उस एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ जिस तरह से विपक्ष को लड़ना चाहिए था और जो राजनीतिक लड़ाई लड़नी चाहिए थी, उसमें कहीं ना कहीं राजद और कांग्रेस का संगठन जो है वो फेल हुआ है। मैंने आपको दिन में भी बताया था कि अगर आप माले का स्ट्राइक रेट देखें
तो तीनों चारों पार्टियां मिलकर महागठबंधन की वोट बैंक तो सेम बनाती हैं, समीकरण सेम बनाती हैं। फिर ऐसी क्या बात है कि माले का स्ट्राइक रेट जो है वो 55-60% है और राजद का 50 से कम है और कांग्रेस का 30% है। कहीं ना कहीं राजद के और कांग्रेस का जो पटना में नेतृत्व है, उस नेतृत्व पर भरोसा नहीं जगा सकी बिहार की जनता। प्रॉब्लम यहाँ पे हो गई। ऐसा नहीं था कि नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं था। तो ये एक परमानेंट प्रॉब्लम की तरह जो है बिहार की पॉलिटिक्स में एस्टैब्लिश हो गया है कि जो वहां पे अपोजिशन है वो नीतीश कुमार और एनडीए के जो काम है उसके खिलाफ जो आवाम में गुस्सा है, उस गुस्से को अपने फेवर में लाकर और एक अच्छी सरकार, एक अच्छा विपक्ष देने में और एक अच्छा गठबंधन देने में कहीं ना कहीं नाकामयाब रह जाता है। अब उसमें बहुत सारी डिटेल्स है कि बहुत सारी ऐसी टिकट्स हैं आरजेडी की या कांग्रेस की, जिसपे अगर आप डिटेल में जाएंगे तो आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिन लोगों को टिकट दिए गए वो कैंडिडेट सही नहीं सिलेक्ट। बिल्कुल, यानी एक बार फिर अजीम इत्तेहाद या महागठबंधन जो है वो तालमेल बिठाने में नाकाम रहा है। जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं ये एक तरह से बता रहे हैं कि तालमेल सही नहीं बैठा। और आपने बिल्कुल सही मिसाल दी कि कांग्रेस को आप देखिए कि उनका स्ट्राइक रेट क्या है, और इसके अलावा आरजेडी और माले की अगर बात करें तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं तालमेल में कमी रही। इस पर हम और काशिफ साहब बात करेंगे। मेरे साथ बीजेपी के तर्जुमान स्पोक्स पर्सन अजफर शमसी साहब भी डिबेट में जुड़ चुके हैं। अजफर शमसी साहब, आपका भी सर बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। अजफर शमसी साहब, जहां पर नतीजे अभी हैं जो टैली अभी बता रहा है, इसके हिसाब से 124 सीटें यानी 13 सीटों पर एनडीए बढ़त बनाए हुए है, 111 सीटें एनडीए जीत चुका है। यानी कुल मिलाकर अगर ये 13 सीटें जिस पर बढ़त बनाई हुई है, ये 13 सीटें अगर एनडीए यहां से जीत लेती है तो कुल 124 सीटें होंगी। यानी आराम से मैजिक फिगर एक तरह से एनडीए को मिलेगा और सरकार बना लेगी बिहार में। असफर शमसी बोल रहे हैं? जी जी जी, असफर शमसी साहब। चलिए तुम्हारी आवाज आप कर जाएगा, आपको आवाज शमसी बोल रहे हैं, आवाज कनेक्ट कराइए। जी जी, आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिए। मेरा सवाल आपने सुना है शमसी साहब? शमसी साहब, मेरा सवाल आपने सुना? ठीक है, मुझे लग रहा है शायद मेरी आवाज शमसी साहब तक नहीं जा रही। ठीक है, मैं आदिल हसन आजाद आपके पास आना चाहूंगा। आदिल हसन आजाद साहब, अब सवाल यह उठ रहा है कि जिन इश्यूज को लेकर आप लोग पहुंचे हैं और खासतौर से जो रीजन आपने चुना है सियासत करने के लिए, सीमांचल का, बहुत खस्ताहाली की खबरें वहां से आती रहती हैं। हर साल इस इलाके में सैलाब भी आता है। अब सवाल यह उठता है, जब आपके 5 उम्मीदवार यहां से जीत कर आ रहे हैं सीमांचल के इलाके से, तो यहां के लोगों के जो मसाइल होंगे, जो मुद्दे होंगे, उस पर काम किस तरह से करेंगे? आप सरकार में होंगे या नहीं होंगे, यह चीज तो बात की बात है, लेकिन 5 उम्मीदवार आना मतलब आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। पूरी जिम्मेदारी है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे। हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कमिटमेंट सीमांचल के लिए, उसमें हर दिन मजबूती के साथ हम जद्दोजहद करेंगे। हम एक डिप्टी सीएम, मंत्री और सीएम बनने का ख्वाब नहीं रखते, हम आवाम के बीच में रहना जानते हैं। आप दारुसलाम जो हैदराबाद का आप देख सकते हैं कि हर दिन खुला रहता है 10 से 2, ये हमारी पहचान है। और MIM MLA बनाइए, जिस जनता ने भरोसा दिया उस भरोसा पर इंशाल्लाह खड़े उतरेंगे। फिर से सीमांचल की आवाम और बिहार की आवाम का शुक्रिया कि उन्होंने भरोसा दिलाया। इंशाअल्लाह ताला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब की क़ियादत को, अख्तरुमान साहब की क़ियादत को आपने सलाम किया। इंशाअल्लाह उसी जज्बे के साथ जिस तरह हैदराबाद में काम होता है उससे मजबूती से इंशाअल्लाह हम सीमांचल में काम करेंगे। महानंदा बेसिन हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, फ्लड का मामला हो, रिलीफ का मामला हो, सड़कें का मामला हो, नदी जोड़ने का मामला हो, पुल पुलिया का मामला हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, ये जो मुद्दे हैं सीमांचल के मुद्दे, इस पर जद्दोजहद करेंगे ही। ये हमारा कमिटमेंट है। सीमांचल को स्पेशल स्टेटस दिलाना हमारी प्राथमिकता है और इंशाअल्लाह हम उस पर कमिटेड हैं। ठीक है, मेरे साथ 2 खास मेहमान और जुड़ गए। असफर शमसी साहब को मेरी आवाज नहीं पहुंच रही थी, शायद अब मुझे सुन पा रहे होंगे। शमसी साहब, मुझे सुन पा रहे हैं सर आप? जी ठीक है, और मेरे साथ सरवत फातिमा जी, कांग्रेस तर्जुमान है, वो भी जुड़ चुकी हैं। सरवत फातिमा साहिबा, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं असफर शमसी साहब आपके पास आऊंगा, उससे पहले सरवत फातिमा जी, क्या आप लोगों ने इस चीज का, आप लोगों को वहमो गुमान था कि जिस तरह के एग्जिट पोल शानदार आए थे गठबंधन को लेकर, अब जो नतीजे आ रहे हैं वो बिल्कुल उससे अलग हैं?
क्या आप लोगों ने सोचा था कि नतीजों में इतना ज्यादा उलटफेर होगा? देखिए, जिस तरह से इलेक्शन एक तरीके से लड़ा गया, एक सकारात्मक भाव के साथ लड़ा गया, उसमें आप ये नहीं कर सकते कि हम एग्जिट पोल देख करके बहुत खुश हो गए थे और रिजल्ट देख करके बहुत गमगीन हो गए हुए हैं। रिजल्ट अभी आया नहीं है और नेक टू नेक रिजल्ट है। जिस तरह से लोगों ने वोट किया है उस तरह से रिजल्ट को आप मायूसी की तरफ नहीं ले जा सकते, क्योंकि लोगों ने बदलाव के लिए वोट किया है। ठीक है, हम नंबर पा सकेंगे या नहीं पा सकेंगे, सरकार बना पाएंगे या नहीं बना मायूसी पाएंगे। नहीं है। 2015 के मुकाबले में भी कांग्रेस का 7-8 सीटों का नुकसान हो रहा है, मायूसी नहीं है। आरजेडी 2015 के मुकाबले में पिछड़ रही, मायूसी नहीं है। यहाँ मेन होता है कि हम अभी भी नेक टू नेक बीजेपी के साथ चल रहे हैं। अभी बहुत कम नंबर नहीं आए हैं कांग्रेस पार्टी के, या बहुत कम नंबर नहीं आए हैं आरजेडी के। जिस तरह से लोगों ने जो वोट किया होगा वही रिजल्ट सामने आएगा ना। इसका मतलब ये है कि हम कनेक्टिविटी नहीं बना पाए होंगे लोगों के साथ, हम सही तरीके से अपनी बात नहीं कह पाए होंगे लोगों के बीच में, तभी हमें नंबर कम आ रहे हैं। तो जो नुकसान है उसे तो आपको काबिल कबूल करना ही है। डेमोक्रेसी में तो ये कबूल करना ही होता है कि हाँ, आपका नुकसान हो रहा है। 27 नंबर पे हम थे, हम 20 नंबर पे लगभग हैं। 7 नंबर का नुकसान हमें हो रहा है, तो नुकसान तो है ही है। इसे कैसे नहीं कबूल कर सकते हैं आपकी नुकसान नहीं होगा। नहीं, तो मैं यही समझना चाह रहा हूं कि आखिर वो क्या फैक्टर है जो 2020 में जो 27 माफ किया 2015 में जो 27 सीटें थी वो 2020 में 19 या 20 ही रह जाती हैं। क्या कुछ ऐसा हुआ? क्या वाकई में गठबंधन में सब कुछ तालमेल सही नहीं था? अगर माले की बात करें तो माले 0 से 15, 16 और 12 सीटों पर पहुंच जाता है। आरजेडी का भी बहुत थोड़ा सा नुकसान हुआ है, लेकिन कांग्रेस का नुकसान सबसे ज्यादा हुआ है। नहीं, तालमेल की कमी नहीं कहेंगे, तालमेल तो पूरे तरीके से था। हाँ, लगता है कि हम सही तरीके से लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाए, या कहीं ना कहीं उम्मीदवारों को लोगों ने पसंद नहीं किया। कुछ इस तरह की चीजें हो सकती हैं जिसको बाद में बैठ के हम लोग जरूर इस पे गहन चर्चा होगी और इस पे सोचा जाएगा कि आखिर इस तरह के नतीजे क्यों आए। ठीक है, मैं असफर शमसी साहब आपके पास आना चाहूंगा। शमसी साहब, जो मेरा सवाल आपसे था, शायद आप तक आवाज नहीं पहुंची थी, कि गठबंधन के लिए नतीजे बहुत शानदार आ रहे हैं। एनडीए के लिए नतीजे बहुत शानदार आ रहे हैं। 111 सीटें एनडीए जीत चुका है। 13 सीटों पर अभी भी एनडीए की बढ़त है, यानी ये 13 सीटें अगर एनडीए के हक में आ जाती हैं तो 124 सीटें एनडीए की हो जाएंगी। जादुई फिगर भी आपको मिल जाएगा, जादुई आंकड़ा भी मिल जाएगा और सरकार भी आपकी आराम से बन जाएगी। शमसी साहब, लोग पहले दिन से कह रहे थे, एग्जिट पोल आने के बाद जो महागठबंधन के लोग हैं वो बौखलाए थे, और मैंने पहले भी कहा था कि एग्जिट पोल कभी भी ऑथेंटिक नहीं होते हैं, कभी सही भी होते हैं, कभी गलत भी होते हैं। लेकिन देखिए, जब आज जनता ने जनादेश दिया है, अवाम ने अपने अधिकार का प्रयोग किया है, मताधिकार का प्रयोग किया है, तो सुबह से आप देखिए कि लगातार एनडीए बढ़त बनाए हुआ है और सरकार भी हमारी ही बनेगी। क्योंकि हम पूरा चुनाव विकास मॉडल पे लड़े हैं, डेवलपमेंट मॉडल पे लड़े हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, आप दूसरे प्रदेशों में भी देखिए जहां एनडीए या भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, वहां भी हमारा प्रदर्शन अच्छा है और हमारा स्ट्राइक रेट यहां भी अच्छा है। 2005 में भी अच्छा था, 2010 में भी हमारा स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था। तो हम पूरी तरह से आश्वस्त थे कि हम जिस डेवलपमेंट और विकास के मुद्दे को हमारे वजीर आजम ने पूरे देश में आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर बिहार की कल्पना की थी, उस आत्मनिर्भर का इंप्लीमेंटेशन जो है वो बिहार ने बखूबी किया था। इसीलिए विकास मॉडल को ही अल्टीमेटली लोगों ने स्वीकारा, और जो लोग वोट की अर्थमेटिक कर रहे थे या लोग गलत झांसे दे रहे थे, लोग नहीं उसमें पड़े। और खास करके जो ख्वातीन थी, ख्वातीन की जो साइलेंट वोट, शमसी साहब बहुत ईमानदारी से बताइएगा कि इतनी सीटें जो एनडीए की आ रही हैं, जो नतीजा एनडीए का आया है, ये कमाल है नीतीश कुमार के चेहरे का या फिर पीएम मोदी के चेहरे का? कमाल किसका है ये? देखिए, पूरे देश में तो नरेंद्र मोदी है, और मोदी है तो मुमकिन है, तो पूरे देश में नरेंद्र मोदी है और बिहार में नीतीश कुमार है, सीधी सी बात है। तो इसलिए नरेंद्र मोदी पूरे देश के लिए है, और उसी कंटेस्ट में वो चुनाव में हर जगह हर स्टेट में जाते हैं अपने पार्टी के लिए, गठबंधन के लिए। नेचुरली बिहार में, यानी आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का चेहरा काम कर गया? नरेंद्र मोदी की जो मोदी लहर है वो अभी भी बाकी है एक तरह से? नहीं, आप कह रहे हैं बाकी है, मोदी लहर तो पूरे देश में है। हम एब्सोल्यूट मेजोरिटी में, डायरेक्ट हमारे पास संख्या है केंद्र में, उसके बावजूद भी हम गठबंधन धर्म का पालन करते हैं। हमारे जो पुराने साथी हैं हम उनको लेके चलते हैं। समता पार्टी के जमाने से जनता दल यू
और भारतीय जनता पार्टी का अपना अलायंस है, तो इसीलिए उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। हमारे टॉप लीडर्स ने भी कहा है। तो और लेकिन मैं उसके बावजूद ये भी कहूंगा कि राजनीतिक संभावनाओं का विषय है। भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइकिंग रेट हर चुनाव में रहा है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है दुनिया की, देश की। और बिहार में जो हम चुनाव लड़े थे तो हम डेवलपमेंट मॉडल पे लड़े थे, और जितना विकास का काम हमने नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, यानी कि वहां से जो डेवलपमेंट चला था उसको स्पीडअप करने का काम जो है बिहार में नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार ने किया था। इसलिए बिहार की आवाम ने आगे भी ये विकास की गाड़ी चले, इसीलिए जो है अपना जनादेश दिया है। और मैं शुरू से कह रहा हूँ, आज मैं डिफरेंट चैनल्स पे था, मैंने ये बताया भी कि देखिए जब बैटिंग शुरू होती है, शुरू में लग रहा था पोस्टल बैलेट में लोग तो ठीक है शमसी साहब, मैं दोबारा से आ रहा हूँ। शमसी साहब मैं दोबारा से आ रहा हूँ। खालिद अनवर साहब भी आपके इत्तेहादी हैं, अलायंस में हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ गए। एनडीए जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर साहब। खालिद अनवर साहब आपका भी बहुत इस्तकबाल है। खालिद अनवर साहब, मैंने यही सवाल किया था अभी असफर शमसी साहब से, और यही सवाल आपसे भी है कि एनडीए को जो इतनी शानदार जो अभी तक नतीजे आ रहे हैं एनडीए के हक में, ये किसकी देन है? नरेंद्र मोदी लहर की या फिर नीतीश कुमार के चेहरे की? फैसला किया कि नीतीश कुमार के चेहरे पर हम बिहार का इलेक्शन लड़ेंगे और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बीजेपी के जो कौमी सदर हैं उन सब लोगों ने ऐलान किया कि नीतीश कुमार वज़ीर आला होंगे, वही हमारा चेहरा होंगे। तो नीतीश कुमार ने जो 15 वर्षों में काम किया बिहार के अंदर, उस काम की बुनियाद पर उनको एनडीए पर एतमाद किया, और इस एतमाद की बुनियाद पर लोगों ने उनको एनडीए को सरकार बनाने के लिए वोट दिया है, और नीतीश कुमार वज़ीर आला बिहार के होंगे। नहीं, लेकिन खालिद अनवर साहब, अगर नीतीश कुमार की आप बात कीजिए तो जेडीयू की क्या हालत है आज नतीजों में? आप देखिए कि 41 सीटें बहुत बमुश्किल आ रही हैं, 4 सीटों पर अभी भी बढ़त बनाए हुआ है, और 37 सीटें जेडीयू के खाते में गई। यानी अगर ये 4 सीटें जीत लेते हैं तो 41 सीटें आती हैं। यानी 2015 के मुकाबले में जेडीयू का बड़ा नुकसान हो रहा है। देखिए जेडीयू, आप कोई पता है ये बात कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने ये ठान लिया था कि हम जेडीयू को, नीतीश कुमार को वज़ीर आला नहीं बनने देंगे, और निगेटिव पॉलिटिक्स हुई। और बहरहाल हम लोग इसका तज्जिया करेंगे कि जेडीयू की सीटें कम क्यों आई हैं, लेकिन एनडीए बहुमत में आया, एनडीए को अक्सरियत मिली है, इसकी खुशी है। जेडीयू को सीटें कम मिली, इसका तज्जिया होगा, और पार्टी में इसका तज्जिया यकीनन होना चाहिए। और नीतीश कुमार के चेहरे पे एनडीए को वोट मिला है, इसके भी सब कबूल करते हैं, और इसको मानना चाहिए। नीतीश कुमार रिलीवेंस है बिहार के अंदर, बिहार के लोगों के अंदर उनकी मकबूलियत है, बिहार के लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार वज़ीर आला रहें, और इसी नाम पे एनडीए को वोट दिया गया है। बिल्कुल, चलिए इसी पर हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक लेना, लेकिन ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, क्योंकि नतीजे अभी भी आ रहे हैं। 27 सीटों के नतीजे अभी भी आना बाकी हैं, और ये 27 सीटों के नतीजे बड़ा उलटफेर भी कर सकते हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं।